हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं। उरस शत, उरस शत को 2 पार्ट में आपको तोड़ना है। उर और शत। उर मतलब उर प्रदेश, थोरैसिक रीजन। शत मतलब चोट लगना। ठीक है? तो उरस शत जो व्याधि होती है वो थोरैसिक रीजन के अंदर होती है, पहली बात तो। ठीक है? तो व्याधि परिचय में क्या है? यह व्याधि मुख्यतः उर प्रदेश में होती है और उर प्रदेश में शत लिखा आ रहा है इसके। अब देखो आपको एक नाम और सुनने को मिलेगा। अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे, इसके अलावा कहीं बुक देखोगे, तो उरस शत के साथ-साथ आपको एक वर्ड और लिखा मिलेगा, शत क्षीण। ठीक है? तो वो भी सेम ही होता है। दोनों के अंदर निदान जो निदान वगैरह वो सेम ही होते हैं। तो उरशत और शतक्षीण एक ही व्याधि है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? अगर थोड़ा-सा भी, जैसे कि 2 नाम दिए तो डिफरेंस क्यों हुआ? किस वजह से? तो उरशत तो बोला जाता है कि चोट लगने की वजह से, थोरैसिक रीजन में चोट लगने की वजह से उरशत हुआ। उसके लिए तो बोला जाएगा उरशत। लेकिन जो शतक्षीण है वो क्यों बोला जाता है? शत क्षीण में आपको जोर देना है क्षीण पर। क्षीण यानी कि धातु क्षय। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पहले धातु क्षय होगा, उसके बाद उसके अंदर क्षत हुआ है, तो उसको बोलते हैं शत क्षीण। और पहले चोट लगी है, उसकी बाद उसकी वजह से धातु क्षय हुआ है, तो वो है उरशत। दोनों के अंदर साइन सिम्टम सब कुछ सेम है, लेकिन नाम में डिफरेंस इस तरीके से कर सकते हो। वापस रिपीट कर देती हूँ। पहले चोट लगी है, बाद में सिम्टम आ रहे हैं, उरशत। पहले धातुओं का क्षय हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? निदान के सेवन से। किसी भी निदान के सेवन से पहले क्षीण की अवस्था आएगी, यानी कि धातुओं का क्षय होगा, उसकी वजह से वो उसके अंदर धातु क्षय होगा तो वात का प्रकोप हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर ही उसके क्या है, छोटी-मोटी जो ब्लड वेसल हैं वो रप्चर होने लग जाएँगी। तब उसको जो कंडीशन बोलेंगे, तब बोलेंगे हम उसको शतक्षीण। आपको याद रखना है, आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये भी नाम आएगा। ठीक है? तो देखते हैं निदान। निदान इसके 2 हैं, सामान्य निदान और विशिष्ट निदान। ठीक है? शक्ति से अधिक बल लगाकर बार-बार धनुष की डोरी खींचना। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं ये निदान बोल रही हूँ, तो मैं उरशत के लिए बोल रही हूँ या शतक्षीण के लिए बोल रही हूँ? वैसे दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक वर्ड क्या है, किसके लिए बोलूँगी मैं इसे? और पहले अगर प्रायोरिटी दूँ मैं, तो इस निदान में मैं प्रायोरिटी उरशत को दूँगी या शतक्षीण को दूँगी? कोई भी बताए? नहीं, उरशत। उरशत क्यों? देखो, क्या है, साहसिक कार्य कर रहा है, शक्ति से अधिक कार्य कर रहा है, अपनी शक्ति अधिक लगा रहा है, तो क्या है, उसको चोट लगने के, घायल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पहले इसके अंदर चोट लगेगी। जो भी सारे साहसिक कार्य आएँगे, जितने भी साहसिक कार्य आएँगे, उनके आपको मेनली निदान देखने को मिलेंगे उरशत, सॉरी, वो सारे निदान देखने को मिलेंगे उरशत में। और जो भी आहार वाले जो निदान आएँगे, वो मिलेंगे शतक्षीण में। क्योंकि शतक्षीण में पहले धातु का क्षय होगा, और धातु क्षय किस वजह से होगा? या तो वो खाना प्रॉपर नहीं खा रहा है या वायु का अधिक प्रकोप हो रहा है। लेकिन चोट लगने वाले साहसिक कार्य, जिसमें उसको अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना पड़ता है, वो सारे कार्य कौन से होते हैं? साहसिक कार्य। तो वो आएँगे उरशत के अंदर। निदान के अंदर भी ऐसे डिफरेंस कर सकते हो। तो शक्ति से अधिक बल लगाकर, क्लियर हुआ आपको ये? ओके, ओके। ठीक है? और क्या है सेकंड? अति भार वहन। खुद के अंदर इतना वज़न है ही नहीं, उससे ज़्यादा वज़न उठा रहा है, वो भी क्या है? साहसिक कार्य है। शीघ्रगामी सवारी के साथ दौड़ना, ये भी आया था पहले, कि जैसे जो घोड़ा है वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो उसके साथ रेस लगा रहा है कि पहले घोड़े से आगे मैं निकल के दिखाऊँगा। तो शीघ्रगामी सवारी के साथ अगर दौड़ रहा है, वो भी क्या है? साहसिक कार्य। नहीं दौड़ सकता, घोड़े से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता, और अगर दौड़ रहा है तो उसको सोचो अपनी कितनी शक्ति लगानी पड़ रही होगी। अधिक दूरी तक पत्थर फेंकना, ये सारे कार्य कैसे हैं? साहसिक कार्य हैं, अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर रहा है। तो ये तो जो मेन निदान है वो आप उरशत के अंदर लिख सकते हो, ठीक है? फिर है अत्यंत रुक्ष, अल्प व प्रमित आहार। रुक्ष भोजन कर रहा है, अल्प भोजन बहुत कम खा रहा है, प्रमित आहार नपा-तुला डाइटिंग कर रहा है, ठीक है? तो ये सारे आहार से क्या होगा? धीरे-धीरे उसके अंदर धातु क्षय होगा, यानी कि जब खाना ही ढंग से नहीं खा रहा है तो धातुएँ नहीं बनेंगी,
और धातुएं नहीं बनेंगी तो क्या होगा, धातु का क्षय होगा। और अति व्यवाय और व्यायाम आदि कर्म शक्ति से अधिक करना, तो ये पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हो। और अति व्यवाय, लेकिन इनसे भी धातु क्षय होता है, कैसे होता है वो बताती हूँ थोड़ा सा, बाकी का डिटेल में राजक्षमा में बताऊंगी। अति व्यवाय, अति व्यवाय करेगा तो क्या होगा, शुक्र धातु का क्षय होगा, धातु का क्षय अधिक होगा। यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्षय हो रहा है किसका, शुक्र धातु का, लेकिन हो तो धातु का ही रहा है अति व्यवाय से, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुक्र धातु का क्षय अधिक होता है उसकी वजह से वायु प्रकोपित होती है, और वायु जो प्रकोपित वायु है वो प्रतिलोम धातुओं का क्षय शुरू कर देती है, यानी कि फिर मज्जा, अस्थि, मेद, मांस ऐसे धातुओं का क्षय शुरू हो जाएगा। अनुलोम धातु क्षय, दो तरीके से धातुओं का क्षय होता है, एक अनुलोम और प्रतिलोम, अभी डिटेल में नहीं बता रही, राजक्षमा के अंदर बताऊंगी, अभी आप इतना ही याद रखिए। और व्यायाम आदि कर्म शक्ति से अधिक कर रहा है तो भी क्या होगा, ओरछत हो सकता है, या फिर व्यायाम आदि कर्म करेगा तो वायु प्रकोपित होगी और उससे क्या होगा, आगे धातुएं नहीं बनेंगी। तो ये पॉइंट दोनों तरीके से क्लियर होता है। अच्छा बताइए, एक मिनट, अव्यक्त लक्षणम तस्यम पूर्व रूपम इति स्मृतम, पूर्व रूप, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट चोट लगेगी, चोट लगेगी, डायरेक्ट सिम्टम आएंगे, पूर्व रूप को आने का समय मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये पूर्व रूप और शत के लिए या शत क्षीण के लिए समझ सकते हो, यहाँ पर व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होने का समय नहीं मिल पाता है, जैसे ही निदान सेवन किया तो क्या है, सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो अव्यक्त लक्षणों को ही शत क्षीण का पूर्व रूप माना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और बताइए किसके पढ़ चुके हो आप अव्यक्त पूर्व रूप, बोला था मैंने जब पढ़ाया था कि आगे जब मैं शत क्षीण और ओरा शत पढ़ाऊंगी तो पूछूंगी आप लोगों से। बताइए, किसी को भी याद नहीं है, अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ी है, ज्यादा पुराना नहीं था। कोई भी बताए, आप लोग पिछला भूलिए मत प्लीज, आगे कैसे पढ़ोगे फिर, अगर पिछला भूलते जाओगे तो फिर आगे याद कैसे रहेगा। अभी पढ़ा है 7-8 दिन पहले ही। हाँ दीदी, चलो कोई बात नहीं। वात व्याधि देखिए एक बार, अस्थि मज्जा व स्रोतस, ज्यादा पुराना नहीं है, 4-5 दिन पहले ही है। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था वात व्याधि के पूर्व रूप भी कैसे होते हैं, अव्यक्त होते हैं। डिफरेंस इतना होता है, लाइन लाइन भी सेम होती है, डिफरेंस केवल इतना है, यहाँ पे तो तस्य आता है, वहां पे तेषाम आता है। अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, वहां पर तेषाम, तस्य तयो तेषाम, तेषाम आता है बहुवचन के लिए। और वात व्याधि अकेली नहीं होती, वात व्याधि बहुत सारी होती है, इसलिए वहां पर तो आता है तेषाम और यहाँ पर आता है तस्य। पिछला पढ़ते रहिए, भूलिए नहीं, अभी ज्यादा ज्यादा पुरानी नहीं थी, आप लोग कोई भी आंसर नहीं कर रहा है फिर भी। अव्यक्त लक्षणों को ही शतक्षीण का पूर्व रूप माना जाता है। यह रोग सहसा उत्पन्न होता है, सहसा यानी कि अचानक से उत्पन्न होगा, पूर्व रूप को व्यक्त होने का समय नहीं मिल पाता है। लक्षण ही रोग का सूचक है, यानी कि डायरेक्ट सिम्टम आते हैं, निदान सेवन किया डायरेक्ट सिम्टम आएंगे, पूर्व रूप नहीं आते हैं। फिर है इम्पोर्टेंट बात जो पूछी जाती है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओरछत या शतक्षीण के भेद बताइए, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। जिनको नहीं पता होता है वो लिख के आते हैं वातज, पित्तज, कफज, कोई आगंतुज भी लिखे आएगा, कोई कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग सब लिख के आते हैं जिनको नहीं पता होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि शास्त्रों में शतक्षीण के भेदों का वर्णन नहीं किया गया है, याद रखिएगा इस बात को। और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए पूछा जाता है कि भेद नहीं है और आप लोग गलती करोगे लिख के आओगे, तो शतक्षीण के भेद नहीं बताए गए हैं। फिर है उरा शत के लक्षण। अब चोट लगी है कहाँ पर, ओरा प्रदेश में है, वक्ष स्थल में चोट लगी है तो क्या होगा, पेन होगा, तो वक्ष स्थल में वेदना होगी। अब वहां पर चोट लगी है तो क्या होगा, ब्लड भी होगा, रक्त भी होगा। तो वो रक्त कैसे बाहर निकलता है, वमन के थ्रू, तो यहाँ पर रक्त वमन भी होता है, या फिर रक्त स्टीवन भी बोल सकते हैं। जब भी वो व्यक्ति स्टीवन कर्म करेगा, स्पुटम जो निकलेगा उसमें क्या है, ब्लड भी बाहर आएगा। और क्या होगा, ओरा प्रदेश की बीमारी है तो कास होगा। रक्त अगर जो है इंटरनल ब्लीडिंग उसके ज्यादा हो गई, किसकी वजह से,
जो उसने साहसिक कार्य किए उसकी वजह से। तो रक्त मिश्रित मूत्र की भी उसके अंदर प्रवृत्ति हो सकती है। और क्या होगा, अब उरशत करेगा, साहसिक कार्य करेगा तो कौन सा दोष प्रकोपित होता है मेनली, वात दोष। वात दोष के प्रकोपित होने की वजह से पार्श्वग्रह और पृष्ठग्रह आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। संप्राप्ति क्या है इसकी, संप्राप्ति में निदानों का अति सेवन, निदान अति सेवन जो भी हमने पढ़े उन निदानों का अति सेवन, मैथुन में अधिक रूप से आसक्त होने पर, अब मैथुन कर्म ज्यादा करेगा तो शुक्र धातु का क्षय होगा, तो दोनों की ही संप्राप्ति साथ साथ चल रही है, ठीक है। तो त्रिदोष प्रकोप हुआ, त्रिदोष प्रकोप से क्या होगा, वक्ष प्रदेश में प्रकोपित वायु प्रकोपित वात सहित त्रिदोष का प्रकोप होता है। यहाँ पर उरशत है या शत क्षीण है, वहां पर वायु इतनी प्रकोपित होती है कि वो तीनों दोषों को ही उबाड़ लेती है, इसीलिए बोला जाता है त्रिदोष प्रकोप। तो वक्ष प्रदेश में प्रकोपित वात सहित त्रिदोष का प्रवेश, यानी कि तीनों के तीनों दोष कहाँ जाएंगे, वक्ष प्रदेश में। वक्ष स्थल में जो प्रकोपित वायु है उसके कारण क्या होगी, भेदनवत पीड़ा होगी, भेदन सुई चुभोने की जैसे या भेदन जैसे उसके पीड़ा होगी। पार्श्व वेदना, पूय युक्त जो स्पुटम निकलेगा वो कैसा होगा, पूय युक्त प्लस रक्त मिश्रित, ब्लड भी बाहर आएगा क्योंकि क्षत हुआ है, क्षत है तो चोट होगी, चोट है तो ब्लड होगा। तो पूय युक्त, पूय के क्या है, प्रकोपित कफ बाहर निकलेगा, तो पार्श्व वेदना तथा पूय युक्त रक्त मिश्रित क्या होगा, कफ स्टीवन होगा। और फुफ्फुस में यानी कि लंग्स में, या उर प्रदेश भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उर भी लिख सकते हैं, उर में क्या हो जाएगा, शत हो जाएगा। चोट लगी है इसी वजह से तो ये हो रहा है, ये सारा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्षत हुआ है, और इस क्षत की वजह से क्या होगा, या फिर जो धातु क्षय हो रखा है उसकी वजह से धातुओं का क्षय, शुक्र का क्षय, शुक्र का क्षय, तो शुक्र का क्षय क्यों, क्योंकि मैथुन कर्म अधिक कर रहा है, और अगर शुक्र का अधिक क्षय हुआ तो क्या होगा, ओज का क्षय हो जाएगा, और ओज को क्षय होने से उस व्याधि को शतक्षीण कह सकते हैं। यानी कि यहाँ तक अगर आपसे बोला जाए कि उरस शत की संप्राप्ति बताइए, तो उरस शत की संप्राप्ति आप यहाँ तक लिख सकते हो, और अगर इससे आगे और भी लिखी तो यही संप्राप्ति शतक्षीण की हो जाएगी। दोनों सेम ही है, पता नहीं क्यों इसके नाम अलग अलग उन्होंने बताए, साइन सिम्टम सब कुछ सेम होता है, ठीक है। फिर है इसकी साध्य साध्यता, बलवान रोगी, रोगी बलवान है, जिसको शतक्षीण हुआ है वो रोगी कैसा है, बलवान है, व्याधि नई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, जठराग्नि भी इतनी मांद्य नहीं हुई है, यानी कि मांद्य तो होगी, जब त्रिदोष प्रकोप है तो मांद्य तो होगी, लेकिन इतनी है कि वो थोड़ा बहुत उसका खाने का डाइजेशन कर सकती है। तो जठराग्नि दीप्त है, तथा जो व्याधि है उसके लक्षण कैसे हैं, अल्प होने पर, शतक्षीण कैसा होता है, साध्य होता है। तो ये याद रखना है, साध्य कब होगा, रोगी बलवान है, व्याधि व्याधि नहीं होनी चाहिए, और लक्षण अल्प होने चाहिए। अगर एक ये भी पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितने वर्ष पुराना शतक्षीण, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि 1 वर्ष पुराना शतक्षीण जो होता है वो क्या होता है, तो सभी असाध्य लिख के आते हैं, लेकिन असाध्य नहीं होता है, कैसा होता है, याप्य होता है। और अगर सभी लक्षण शतक्षीण के उपस्थित हैं तो वो कैसा होगा, असाध्य होगा। तो ये आपकी एक डिजीज है उरशत और शतक्षीण। सबसे यहाँ से बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन केवल 2 ही आते हैं, 2 नंबर में या तो इसके पूर्व रूप पूछे जाते हैं या इसके भेद पूछे जाते हैं, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्व रूप में भी अगर आप ऐसे प्राणवय स्रोतस वाले लिखोगे कि आना होगा, पार्श्वशूल होगा, प्राणवायु का विलोम, जो भी आप पढ़ोगे हिक्का श्वास उनके जैसे मिक्स करने की कोशिश करोगे तो भी गलत है, क्योंकि पूर्व रूप इसके है नहीं। संहिताओं में केवल 2 व्याधियां हैं जिनके पूर्व रूप नहीं है, उरशत या शतक्षीण या फिर वात व्याधि, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। और भेद भी इसके नहीं है, तो यही 2 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं।